हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमलगमेशन टॉपिक पर एक वीडियो। इसमें हम समझेंगे अमलगमेशन की मीनिंग क्या होती है, अमलगमेशन कितने टाइप से किया जाता है और अमलगमेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स या क्या उद्देश्य होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अमलगमेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1995 में लागू किया था। दैट मीन्स 1995 से पहले अमलगमेशन की प्रोसेस किस तरह से की जाए, इसका कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं किया गया था। अब अमलगमेशन में होता क्या है, इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अमलगमेशन के अंदर कोई दो पुरानी कंपनीज हम मान लेते हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। पुरानी कंपनीज अपने आप को लिक्विडेट करती हैं। लिक्विडेट करने का मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती हैं और एक नए कंपनी के नाम से बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। जैसे माना ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को एंड कर रहे हैं, अब अपना नया बिजनेस किस नाम से स्टार्ट करेंगे, सी लिमिटेड के नाम से। तो इस होल प्रोसेस को, जिसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड या ओल्ड कंपनीज अपने आप को लिक्विडेट करके एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, अमलगमेशन नाम देते हैं। इस अमलगमेशन में ये जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, इन्हें हम नाम देते हैं वेंडर कंपनीज या फिर ट्रांसफर कंपनीज, और ये जो नई कंपनी बनके तैयार हो रही है, इसे हम नाम देते हैं परचेजिंग कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी। ध्यान से समझिएगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज खुद को लिक्विडेट करके एक नए नाम से बिजनेस स्टार्ट करती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अमलगमेशन। जो कंपनीज लिक्विडेट होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी, और जो कंपनी नई फॉर्म होती है उस कंपनी को हम कहते हैं परचेजिंग कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी। ध्यान से समझिएगा। मीनिंग के बाद हम देखते हैं कि अमलगमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था, कि दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज अपने आप को लिक्विडेट करती हैं, मतलब एंड करती हैं। दूसरा, एक नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस कंपनीज अब पुराने नाम से ऑपरेट नहीं करेंगी, वो एक नया नाम लेंगी, नई कंपनी ओपन होगी और वो कंपनी दोनों कंपनीज के बिजनेस को कैरी करेगी। तीसरा, सिमिलर बिजनेसेस कैरीड ऑन। जो नई कंपनी बनी है वो उसी टाइप का बिजनेस करेगी जिस टाइप का बिजनेस पुरानी कंपनीज करती थी, तो उनके बिजनेस के टाइप में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल, कि अगर कोई कंपनी जो पुरानी कंपनीज थी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, वो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में इन्वॉल्व थी या स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, तो जो नई कंपनी सी लिमिटेड बनी है वो भी स्टेशनरी का ही बिजनेस, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस करेगी। दैट मींस बिजनेस सिमिलर होना चाहिए, बिजनेस का टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, जो कंपनी लिक्विडेट होती है उस कंपनी को हम क्या नाम देते हैं, वेंडर कंपनी। इसका एक और नाम है, यहां मैंने लिखा है ट्रांसफरर कंपनी। और जो नई कंपनी बनके तैयार होती है उसे क्या नाम देते हैं, परचेजिंग कंपनी। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। पांचवा पॉइंट, डिस्चार्ज बाय कैश एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो पुरानी कंपनीज हैं वो उनके जो क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो नई कंपनी फ्रेम की जाती है वो कंपनी उन क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के लिए मेनली दो एलिमेंट्स को यूज करती है। पहला एलिमेंट कैश के थ्रू पेमेंट और दूसरा
जितनी भी पेमेंट रिक्वायर्ड हो वो नए इक्विटी शेयर्स के द्वारा की जा सकती है। दैट मींस जो नई कंपनी सी लिमिटेड होगी वो अपने शेयर्स पे करने के लिए किसको पे करेगी, बी लिमिटेड को पे करेगी और ए लिमिटेड को। दैट मींस परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए हम कैश को यूज करते हैं और साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स, नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स को यूज करते हैं। ध्यान से देखते हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है अमलगमेशन का टू स्टॉप एंड अवॉइड कंपटीशन। जब दो कंपनीज एक साथ मर्ज हो जाती हैं तो जो कंपनीज के बीच का कंपटीशन होता है, रनिंग कंपटीशन, वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है क्योंकि अब कंपनीज एक नाम से काम करना शुरू कर देती हैं। दूसरा, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट रिक्वायर्ड होता है और वो हर साल जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान से समझिए, जब दो अलग अलग कंपनियां चलेंगी तो दोनों कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग अलग चाहिए होगी, और जब वही दोनों कंपनी एक साथ मिलकर काम शुरू कर देती हैं तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, एक कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक साथ मिलके अमलगमेशन करती हैं जिससे कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। थर्ड पॉइंट, टू गेन फाइनेंशियली। जितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनीज की कम होगी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट उतना ही बढ़ जाएगा। तो दैट मींस अमलगमेशन होने की वजह से कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, टू अचीव ग्रोथ। दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काम करेंगे और वही दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। तो जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहे हैं तो उस केस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सक्सेस कंपनी इजीली अचीव कर सकती है। पांचवा पॉइंट, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। जब दो कंपनी एक साथ मिल गई तो दोनों कंपनीज के रिस्क जो है वो खत्म हो जाते हैं। कंपनी की टोटल कैपिटल बढ़ जाती है, कंपनी की ऑपरेटिंग कैपिटल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकती है अपना मार्केट में और अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है, साथ ही साथ अपने रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस को भी कम कर लेती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम देखते हैं कि अमलगमेशन कितने टाइप से किया जाता है। तो अमलगमेशन करने के मेनली दो टाइप्स हैं। पहले, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दैट मींस अमलगमेशन करने का पहला मेथड है मर्जर के थ्रू अमलगमेशन करना, दो कंपनियों को मिला देना। जब दो कंपनी एक दूसरे के बराबर स्ट्रेंथ की होती हैं तो जनरली वो जब अमलगमेशन करती हैं तो वो मर्जर के नेचर में होता है और दोनों कंपनी साथ मिलके एक नई कंपनी बना देते हैं और ऑपरेटिंग शुरू करते हैं। दूसरा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दैट मींस एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी एक्चुअली छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है, परचेज करती है, बट ऑपरेट नए नाम से करती है। भले ही वो बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी एक नए नाम से नई कंपनी बनती है और नए कंपनी, दोनों कंपनी मिलकर अपना नया बिजनेस रन करते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब हम देखते हैं कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मर्जर और परचेज में डिफरेंस है। तो ये 5 कंडीशंस हैं, जिन 5 कंडीशंस को अगर अमलगमेशन प्रोसेस सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि अमलगमेशन परचेज के नेचर के बजाय मर्जर के नेचर में है। इसके अलावा अगर उन 5 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, कोई एक फेल हो जाए, 2 फेल हो जाए, 3 फेल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो मर्जर कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, परचेज के नेचर में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो 5 कंडीशंस। मर्जर की 5 कंडीशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन ध्यान से पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी मर्जर के नेचर में अमलगमेशन होता है तो जो पुरानी कंपनीज की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो पूरी की पूरी नई कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज बन जाती हैं। दूसरा,
at least 90% of shareholder of vendor company will become equity shareholder in purchasing company. पुरानी कंपनी के कम से कम 90% शेयर नई कंपनी परचेजिंग कंपनी में भी शेयर होल्डर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते समय परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट का 90% इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे करना चाहिए और 10% या इससे कम कैश या किसी अदर मीडियम के थ्रू पे किया जा सकता है। तीसरा, परचेजिंग कंपनी मस्ट कैरी सिमिलर बिजनेस आफ्टर अमलगमेशन। जो नई कंपनी बन के तैयार हुई है वो उसी टाइप का बिजनेस करेगी जिस टाइप का बिजनेस पहले पुरानी कंपनीज कर रही थी। इसका मतलब नेचर ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। कंडीशन नंबर 4, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यूज। जब हम एग्जिस्टिंग कंपनी जो लिक्विडेट होने जा रही है उनकी एसेट्स को न्यू कंपनी परचेजिंग कंपनी की एसेट्स की एंट्री बनाते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो वो सारे के सारे ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के उसी वैल्यूज पे किए जाने चाहिए जो उनकी लास्ट बैलेंस शीट में शो किए जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट की जो वैल्यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यूज। कंडीशन नंबर 5, expenses of liquidation must be paid by purchasing company। एक लिक्विडेशन प्रोसेस जो हुआ है एग्जिस्टिंग कंपनीज का, उसके जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? परचेजिंग कंपनी। एक बात और ध्यान देनी है कंडीशन नंबर 5 में कि ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी पे कर रही है ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी किस अकाउंट में डेबिट करेगी? गुडविल अकाउंट में डेबिट करेगी। दैट मींस इसकी रिकॉर्डिंग जब जर्नल के थ्रू की जाएगी तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा लिक्विडेशन कॉस्ट के लिए। आगे देखते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो हमें ध्यान से समझना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। इफ एनी ऑफ द मर्जर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। मर्जर की कंडीशन की बात की जा रही है, ये जो नीचे 5 कंडीशन लिखी हुई है। तो कहा जा रहा है कि मर्जर की अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी एक, सभी, दो, कुछ भी, मतलब अगर मिनिमम एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस केस में जो अमलगमेशन प्रोसेस होती है उसे कौन सा अमलगमेशन बोलेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बोलेंगे। में आ गया होगा कि अमलगमेशन किसे कहते हैं, अमलगमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अमलगमेशन को करने का ऑब्जेक्टिव उन रिस्पेक्टिव कंपनीज का क्या है, साथ ही साथ अमलगमेशन कितने टाइप से किया जा सकता है और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने की कंडीशन कौन कौन सी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अमलगमेशन की इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज के साथ। थैंक यू। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।